हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस इजी में। और आज हम बात करेंगे +2 के पॉलिटिकल साइंस की, राजनीतिक विज्ञान की बात करेंगे। पॉलिटिकल साइंस से जुड़े हम लोग आज टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में एक हरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। मतलब भारत में जो सिंगल सिटीजनशिप है वो किस देश से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन से। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो ये होगा अनुच्छेद 324। क्या होगा? अनुच्छेद 324 होगा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए फिर से अगला क्वेश्चन है कि भार अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इससे पहले 10 हुआ करते थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं वो कौन होते हैं? तो राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। भारत की कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है? तो इसका सही आंसर होगा 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में जो है द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है। तो इसमें से किस पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा आप, मतलब आम आदमी पार्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पहली महिला राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका सही आंसर होगा सरोजनी नायडू, जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी। वो देश में प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की थी सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर है विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा आंसर? विजय लक्ष्मी पंडित, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किस देश का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इसका सही आंसर होगा भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? इसका सही आंसर जो होगा वो होगा 74वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 74वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा प्रस्तावना। क्या होगा? प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 111 अनुच्छेद हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 111 अनुच्छेद हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो इसका सही आंसर, चलिए आगे हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा बीपी सिंह। क्या हो जाएगा? बीपी सिंह, मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह। ठीक है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले ये प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है? संविधान का 103वां जो संशोधन हो क्या प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिछड़े वर्ग को आरक्षण। क्या होगा आंसर? पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। संविधान का 103वां संशोधन है, पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। क्या होगा? पंजाब। अकाली दल पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये सही आंसर होगा इसका डी, छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा अब होगा कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। जो ताशकंद समझौता हुआ था वो 1965 के युद्ध के बाद 1966 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा गुट निरपेक्षता। क्या होगा?
गुट निरपेक्षता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1972 में। कब हुआ? 1972। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में संपन्न हुआ था। चलिए विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया। विश्व मानचित्र पर इजराइल जो है एक देश के रूप में कब आया। तो इसका सही आंसर होगा 1948 में। कब आया? 1948 में आया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। G77 में शामिल है। G27 में, ग्रुप 77 में शामिल है कौन सा देश? विकसित या अविकसित या विकासशील। इसका सही आंसर होगा विकासशील देश। कौन सा देश? विकासशील देश G77 में शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है। बोडोलैंड की जो मांग है वो भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो असम होगा। क्या होगा? असम राज्य से संबंधित है। बोडोलैंड की मांग जो है वो असम से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला, भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम जो है वो कब स्थापित किया गया था। तो ये 1687 में किया गया था मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से 1687 में पहला नगर निगम की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन होगा कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का जो सभापति है वो कौन होता है। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 5। क्या होगा? अनुच्छेद 5 जो नागरिकता से जुड़ा हुआ है ना। संविधान का अनुच्छेद नंबर 5 जो नागरिकता से संबंधित है या फिर जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। अगर राज्यसभा के सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। जैसे लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आवश्यकता होती है, उसी तरह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष चाहिए। कितना वर्ष? 30 वर्ष चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार होता है। निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अटॉर्नी जनरल। क्या होगा? अटॉर्नी जनरल को
मतलब संसद को संबोधित करने का अधिकार किसको है? अटॉर्नी जनरल को है। चलिए अगला है अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद 371 का ए जो है वो किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। 371 अगर बात करें ना तो पूर्वोत्तर राज्यों से ही संबंधित है। ABCD इस प्रकार से दिया हुआ था। तो सबसे पहला ए है, 371 का ए है ना, तो वो नागालैंड से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो इसका जो आंसर है ना वो स्पष्ट है नहीं दरअसल। ठीक है, तो इसका जो आंसर ये आप लोग बताइएगा कि किसकी सलाह पर जो है ना विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे इसका जो आंसर है इनमें से कोई नहीं। चलिए एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि जो है वो सबसे कम रही है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या होगा? अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक, अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहाँ? धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डी, सर्वोच्च न्यायालय। क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग कि पंचायती राज शामिल है किस सूची का विषय? पंचायती राज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राज्य सूची। पंचायती राज किससे संबंधित है? ये है राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 14 दिनों तक। कितने दिनों तक? 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन होगा आज का कि निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? निम्न में से कौन सी समिति है जो राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बोहरा समिति। कौन सा समिति? बोहरा समिति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता वो कौन जारी करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा चुनाव आयोग। कौन सा होगा? चुनाव आयोग। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है? तो ये चुनाव आयोग जारी करता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत की संसद में शामिल हैं तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इसका सी ऑप्शन होगा राज्यसभा और लोकसभा। क्या होगा? राज्यसभा और लोकसभा। भारत की संसद में शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? राज्य सरकार का जो कानूनी सलाहकार होता है वो कौन होता है? तो इसका जो सही आंसर है एडवोकेट जनरल। क्या होता है? एडवोकेट जनरल। सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। शून्यकाल संबंधित है, शून्यकाल संबंधित है किससे? शून्यकाल किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए, संसद से। किससे संबंधित है? संसद से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि एक वर्ष में संसद कितने सत्र होते हैं? संसद के कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ये 3 होगा। कितना होगा? 3। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो ये 3 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कलकत्ता उच्च न्यायालय होगा। 1862 में गठित की गई थी ये कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा है? राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बना था और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था। और राज्य पुनर्गठन आयोग जो 1953 में बना था उसी समय आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। तेलुगु भाषा, आंध्र प्रदेश की जो भाषा है वो तेलुगु, उसी के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1993। 1993 में बना है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, 1993 में बना है। चलिए अगले क्वेश्चन की और इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में मतदान की आयु, भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो पहले 21 वर्ष था, घटा के कितना वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष है। अभी कितनी है? 18 वर्ष। मतदान की आयु कितनी वर्ष है? 18 वर्ष। चलिए तो इसी के साथ बस सेशन यहीं तक था आज का, और अगले सेशन में हम फिर क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आप लोग को बताना है अगले कमेंट में कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेवार होता है? राज्यसभा के, या लोकसभा, या फिर राष्ट्रपति, या फिर संसद? तो सामूहिक रूप से जो जिम्मेवार होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेवार होता है। किसके प्रति जिम्मेवार होता है? लोकसभा। आपको कमेंट करके बताना है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, शेयर कीजिए। ठीक है, अच्छे लगे तो लाइक करिए। धन्यवाद।